नमस्कार दोस्तों, मैं ललित डूडी, गुरु शिखर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं उस टॉपिक पर लेसन लेकर आया हूं कि जो विद्यार्थी 12th में अध्ययनरत है या 12th पास आउट हो गए, जब ग्रेजुएशन में अध्ययनरत है या ग्रेजुएशन पास आउट हो गए और कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आरएस है, आईएएस है या राजस्थान सरकार में अधीनस्थ प्रकार की कई भर्तियां हैं, उस पर जो तैयारी कर रहे हैं, तो हर एग्जाम में इंग्लिश का अहम रोल होता है। और जहां तक है, इंग्लिश का सिलेबस हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होता है और जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है तो उसको एक प्लस पॉइंट होता है कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने का। और जहां तक कि आरएस में भी देखो आप, तो मेंस में इंग्लिश का बहुत अच्छा रोल होता है। जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है उनको मार्किंग को अपना अपग्रेड करने में बहुत फायदा होता है। तो उसकी तैयारी आप किस तरह करें? इंग्लिश की तैयारी करने के लिए सबसे पहले, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको इंग्लिश को ले लिया, अलग अलग तरह की गाइडें लेके आए, उससे नहीं होता। इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले अपना जो वोकैब है, वोकैबुलरी पावर है, वो सबसे अहम रोल होता है। वोकैबुलरी पावर का अहम रोल क्यों है? क्योंकि इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको वोकैब के बिना आप उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे। सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए आपको उसको पढ़ना है। पढ़ने के लिए जब आपको वोकैब, उस शब्द का अर्थ पता होगा, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में भी हो पता, लेकिन जब वोकैब अच्छी होगी तभी आप उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे और क्वेश्चन को समझने के बाद ही आप उस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो वोकैब कैसे बढ़ाई जाए? सबसे पहले यह है कि वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जो इंग्लिश में आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया या कई तरह के इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं, जिसके द्वारा आप रोजाना उसको पढ़ते हो। तो उससे क्या होता है कि आपके वोकैब का पावर बढ़ता है। उसमें जो वर्ड आते हैं तो उसी के द्वारा आप समझ को अपनी बढ़ा सकते हो। उस वर्ड को पढ़ा तो उससे आपको पता चलता है कि भाई किस तरह से इंग्लिश में किस वर्ड का, एक वर्ड को लेकर आप इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ सकते। अपन क्या करते हैं, एक स्पेलिंग याद कर ली, वोकैब का एक शब्द को याद कर लिया, वो नहीं, एक के 10 अर्थ होते हैं। ऐसे ऐसे शब्द है जिसमें अपन ने जो पढ़ा है वो नहीं आया, हो सकता है एग्जाम में दूसरा आ जाए। तो इस तरह से वोकैब का पावर आप जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। और वो आप न्यूज़पेपर है या न्यूज सुन के या आप किसी से इंग्लिश में वार्तालाप करके या कुछ गाइड्स भी आती है। और वैसे देखा जाए तो डिक्शनरी है, जो ज्यादातर डिक्शनरी वोकैब यदि आपको अच्छी करनी है तो एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, उसका एक सेट आता है जिसके साथ मिनिमम 3-4 वोकैब की बुक्स आती है। तो उसमें सारा इंग्लिश टू इंग्लिश है, हिंदी में तो है नहीं उसमें, लेकिन आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही उसमें समझना होगा। वोकैब हो गई तो आप उस इंग्लिश के पेपर को पढ़ने के लिए आप तैयार हो गए। अब वो कंपटीशन क्लियर करना नहीं हुआ है, खाली आप इंग्लिश को समझना और उस पेपर को आप आराम से समझ सकते। अब अगली बात रही, पेपर को समझना ही, पेपर को क्रैक करना नहीं है। आपको आगे उस पेपर को क्रैक करना है तो जो ग्रामर के जो पार्ट्स हैं उसको आपको पढ़ना। और ग्रामर के पार्ट्स पढ़ने और समझने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए आपको ग्रामर के, जैसे सबसे पहले आप लो तो टेंस। अब टेंस पढ़ने से भी आपके 20% पेपर में मार्क्स अचीव होते हैं। क्यों? कि टेंस में आपके जैसे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, किस टेंस का सेंटेंस है, उसमें आपके कॉमन एरर जैसा टॉपिक होता है, उसमें आपको टेंस से बहुत कुछ हेल्प मिलती है। दूसरा, जैसे ले लो आप आर्टिकल, आर्टिकल का यूज सेंटेंस में होता है, हर जगह होता है। ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है जो आर्टिकल के बिना उसका फॉर्मेशन हो, बनता ही नहीं। आर्टिकल होगा, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन का भी अहम रोल होता है सेंटेंस बनाने में। तो टेंस, आर्टिकल प्लस प्रीपोजिशन, इन सब का रोल होता है और उसके द्वारा ये सेंटेंस
का एक फॉर्मेशन होता है एक्चुअल रूप में, बिना टेंस के तो वो सेंटेंस ही नहीं होता है। प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगे बिना सेंटेंस थोड़ी बनेगा। उसके साथ साथ आर्टिकल भी आएंगे, किसके पहले क्या लगना है, तो वो आर्टिकल लगता है ए एन दी। और उसके बाद में आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में बहुत सारे होते हैं, ऑन, अंडर, इन, एट, अपॉन, बिहाइंड, बिसाइड, बिसाइड्स, बिहाइंड, जो भी है सारे प्रीपोजिशन, तो उसके द्वारा एक सेंटेंस बनता है। अब उसके अलावा एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का भी अहम रोल होता है। सेंटेंस का इन प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस प्रॉपर कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इन दैट केस वर्ब शुड बी सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब भी सिंगुलर है। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, इन दैट केस वर्ब शुड बी प्लूरल, वो भी प्लूरल होनी चाहिए यदि सब्जेक्ट प्लूरल है। लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है कि सब जगह ये शर्त लागू। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो दिखने में सिंगुलर होता है लेकिन बोलने में प्लूरल, उसका यूज प्लूरल में होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होता है लेकिन उसका यूज सिंगुलर के रूप में। तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरे टॉपिक को आप A to Z सीरियसली उसका अध्ययन करते हो, तब आप अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हो। और इंग्लिश का नॉलेज एक दिन में एनहेंस नहीं होता है, न एक महीने में होता है। आप उसको अनवरत, लगातार, क्रमिक रूप से उस टॉपिक को, सारे इंग्लिश ग्रामर के जो भी टॉपिक है जिसको आप अध्ययन कर रहे हो या करना है, तो उसको लगातार आप स्टडी करोगे। एक टॉपिक की कम से कम 10 बार अच्छे से कमांड करोगे, तब जाके आपका ग्रामर का बेस बिल्कुल एनहेंस हो ही जाएगा। उसका ग्रामर का जो ज्ञान है वो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरे दिन पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, नहीं, एक बार से नहीं होता। उसके अलावा आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग कोचिंग सेंटर के प्रैक्टिस पेपर या आप मार्केट में जो गाइड मिलती है उन गाइड, उनसे आप प्रॉपर यदि अध्ययन करोगे, उनके पेपर सेट सॉल्व करोगे, जितना ही आपका ग्रामर का लेवल अच्छा होगा। और ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश में एक भाग है, पोर्शन मानो आप, सब्जेक्ट तो क्या, उसका हर एग्जाम में अहम रोल। कंपटीशन एग्जाम इंग्लिश के बिना अधूरा है। मैंने ऐसे बहुत प्रतिभाशाली, जो इंटेलेक्चुअल लेवल जिनका हाई है, अच्छे प्रतिभाशाली आदमी है, लेकिन उनका सब सब्जेक्ट में कमांड है। वो मान लो आरएस का एग्जाम देते हैं और आरएस मेंस में वो खाली इंग्लिश के पेपर ग्रामर के आधार पर पिछड़ जाते हैं, और जिनका इंग्लिश का ग्रामर का लेवल अच्छा होता है वो उस एग्जाम में बाजी मार जाते हैं। तो आपको अपना इंग्लिश का लेवल कैसे बढ़ाना, वो मैंने अभी बताया। अब आप देखिए कि जैसे एक टॉपिक होता है नरेशन, तो नरेशन में एक 12th लेवल के नरेशन आते हैं, वो अलग है। कंपटीशन लेवल में थोड़ा सा नरेशन वही है, टाइप वही है, लेकिन उस सेंटेंस को थोड़ा सा उसको इधर उधर करके दे दिया जाता है। उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको अपना वोकैब प्लस जो ये मैंने सारे बताए ग्रामर के जो लेवल है वो होने चाहिए, तब जाके आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अब एक वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अब 12 तक आपने पढ़े होंगे, वो नॉर्मल एक्टिव पैसिव होते हैं। और ऐसे कंपटीशन एग्जाम में आज के टाइम में ऐसे डायरेक्ट एक्टिव पैसिव नहीं पूछे जाते, उसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, और घुमाने से अपन है वही, लेकिन उसको चेंजेज होने से अपन उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो इन सब के लिए आपको इन वॉइस का, नरेशन का
जो भी टॉपिक है, जो मार्केट में कोई गाइड अवेलेबल है या आपको कोचिंग सेंटर कोई अपनी क्लासेज अवेलेबल कराता है, आप ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, या मार्केट में गाइड मिलती है, तो उनके द्वारा आप पढ़ के उसके साथ साथ उनके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके आप उनको बढ़ा सकते हो। एक सेंटेंस के आधार पर आप उसको, ऐसा नहीं है कि नरेशन के अंदर आपको जैसे आपको एक आ गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट, या तो उसके द्वारा आप नहीं कर सकते। नरेशन में अलग अलग है, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, एक्सक्लेमेटरी आ गया, तो आप उसको एक सेंटेंस को देख के नहीं कर सकते, उसमें अलग अलग तरह के सेंटेंस आते हैं। तो उसमें जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उस प्रैक्टिस के आधार पे ही आप कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो तो उसमें अलग अलग सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से किस सेंटेंस को किया जाता है, सिंपल सेंटेंस वहां आते ही नहीं है आजकल एग्जाम में। तो इसके लिए आपको इंग्लिश को प्रॉपर बनाने के लिए ग्रामर का अहम रोल है। ग्रामर में ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 20 टॉपिक होते हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम की ग्रामर में आते हैं। उसमें से 20 में से किसी में 7 टॉपिक दे दिए, 8 दे दिए, किसी में 10 दे दिए। कोई ऐसे भी एग्जाम है जिसके अंदर सारे टॉपिक आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वोकैब तैयार कीजिए। वोकैब के बाद में आप ग्रामर के जो भी पोर्शन है उन सबको आप तैयार करें। तो ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो मैं आपको एक बार ब्रीफली बता रहा हूं, और उनकी तैयारी आप अच्छे से और लगातार करने पर ही आप उन पेपर को सॉल्व कर पाते। ऐसा नहीं है एक दिन एक महीना, नहीं, कंटिन्यू। और कंटिन्यू भी एक टॉपिक को पढ़ लिया तो उसको बार बार कम से कम 10 बार रिवाइज करो, उसके साथ साथ उसके प्रैक्टिस पेपर है उनको सॉल्व करो, तब जाके आप उस ग्रामर में कमांड कर पाओगे। और फिर रही बात आप जिस दिन एग्जाम दोगे तो एग्जाम हॉल में आप किस तरह से उन पेपर को किस तरह से आप सेट कर पाते हो अपने माइंड से, तो वो जो आपका माइंड सेट है वो भी उस पेपर के लिए बहुत अहम रोल निभाता है। तो ग्रामर में ज्यादा टॉपिक नहीं है। जैसे देखा जाए तो आपके ग्रामर में सबसे पहले जैसे मान लो टेंस का आता है। हालांकि टेंस लिखा नहीं जाता है कभी टेंस का टॉपिक, लेकिन जो भी ये कॉमन एरर वगैरह है इसमें टेंस का अहम रोल है। कॉमन एरर के अलावा दूसरा आप देखो वॉइस आता है, वॉइस। तीसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको अपन वीकेंड से नरेशन। चौथा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये हर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कॉमन टॉपिक है, तो ये तो आते ही है। इसके अलावा भी है, तो मतलब टोटल 20 टॉपिक है लगभग जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अपन एक बार ब्रीफली टेंस की बात करें तो टेंस में आपको एक चार्ट, टेंस चार्ट बनता है। उस टेंस चार्ट के द्वारा आप टेंस को इजीली समझ सकते हो, और एक चार्ट, एक पेज में आप सारा टेंस समझ सकते हो कि किस तरह से किस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट हो तब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। मेन वर्ब तो सेम ही होती है, लेकिन उसके 4 फॉर्म्स होते हैं। 3 फॉर्म्स हो गए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म हो गया आईएनजी। तो टेंस में फॉर्म के 4 रूप यूज में होते हैं मेन वर्ब के, और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है। अब टेंस में जैसे आप देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव,
हैड, डिड, विल, शैल। तो इसमें से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, प्लूरल कौन सी, ये भी होता है। इसका रोल होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो एक ब्रीफली मैं बताऊं तो जिस, अब डू डज में इसमें एस लगा है ना, जिसके पीछे एस लगा है वो सिंगुलर वर्ब है। अब इसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर ही यूज होगा डज के साथ। इज एम आर में से इज सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और एम ओनली फॉर आएगा आई के साथ। अब वाज वर्ब में देखा जाए तो वाज के पीछे एस लगा है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। हैज है में हैज के पीछे एस है, ये सिंगुलर वर्ब है। तो इस तरह से ये शॉर्ट याद रखने का तरीका है कि जो सिंगुलर वर्ब है उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट अपने होते हैं कितने, देखो जैसे ही, सी, इट और नाम, या कोई वन थिंग, तो ये सारे सिंगुलर है सब्जेक्ट। और आई, वी, यू, दे या मोर देन वन, तो ये होता है प्लूरल। अब आई है, इसको प्लूरल में गिना जाता है, लेकिन ये यूज एक व्यक्ति के लिए होती है आई। तो इसमें आई के साथ एम आएगा, इज एम आर में से आर नहीं आएगा, लेकिन इसको इसके साथ केवल एम आता। अब वाज वर्ब में देखा जाए तो आई के साथ क्या आता है, वाज। अब यह सिंगुलर वर्ब आ रही है आई के साथ। तो इस तरह से ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल। और इसके अंदर फिर अलग अलग, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से प्रेजेंट सिंपल आ गया, पास्ट के भी 4 प्रकार और फ्यूचर में भी 4 प्रकार। इसका एक चार्ट बनता है, चार्ट के द्वारा इजीली, हालांकि अभी इतना समय नहीं है, मैं आपको एक ब्रीफली इसके बारे में, इंग्लिश के बारे में किस तरह से तैयारी करें वो बता रहा हूं। तो चार्ट के माध्यम से आप टेंस, वॉइस और नरेशन तीनों आप चार्ट के द्वारा तैयार कर सकते हो। 3 चार्ट बनते हैं, उस चार्ट में आप ये 3 टॉपिक क्लियर कर सकते हो, ओनली फॉर 3 पेजेस। 3 पेजेस बनेंगे, टेंस के, वॉइस के और नरेशन के। तीनों में आपका तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इसको लंबा चौड़ा लिखना और एक एक टेंस के पार्ट को लेकर लिखना वो जरूरी नहीं है। ओनली फॉर एरो के माध्यम से उस चार्ट में आप पूरा टेंस, वॉइस और नरेशन समझ सकते हो। अगला है, मान लो देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रोल भी, ये टॉपिक आप करोगे टेंस, वॉइस, नरेशन, तो इसी से होगा। फिर वोकैब का, और सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब। और उन सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे करना है, उनका मेल जोल कैसे होगा, ये इसमें बताया जाता है। आर्टिकल ए एन दी। अब ए एन दी बोलने से ही नहीं होता है कि ये, इसके साथ वो जो छोटी क्लासेज में अपन को सिखाते हैं कि ए का प्रयोग ए, एन और दा, तो दा तो होता है जो पॉपुलर है उनके साथ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें बहुत सारे रूल लागू होते हैं, और जिसके पहले दी लगता है। ए का प्रयोग पहले सिखाते हैं कि जो अपने कॉन्सोनेंट है उनके पहले, नहीं, ऐसा नहीं है। आगे आप जाओगे वो आपको वोवल्स दिखेगा, फिर भी उसके साथ में एन नहीं लगेगा कहीं। तो एन, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट, एन का वोवल्स, और दी का कोई पॉपुलर या कोई महत्वपूर्ण चीजें हैं या जो भी है उसके, ऐसा नहीं है। इनका प्रयोग अलग अलग होता है, इतने तक ही सीमित नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में काफी लंबा है, और किसके साथ एन लगता है, किसके साथ दी, ए, ये काफी लंबी चीज है। वहां पे वोवल कॉन्सोनेंट तक ही सीमित नहीं है, इसमें लंबा टॉपिक है। अगला प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का भी अहम रोल होता है सेंटेंस बनाने में, जैसे ऑन, इन, अंडर, अप, बिहाइंड, तो एट। अब एट का प्रयोग एक पास में भी होता है, जगह के लिए भी होता है, तो ये अलग अलग है, इसके बहुत सारे हैं। एक प्रीपोजिशन को कम से कम 10-15 शर्तें लगती है उस पर कि भाई इसका यूज कहाँ पे होता है और किस तरह होता है। एक सीमित ऐसा ही नहीं है, पहले अपन को बताते हैं ऑन है, ऑन कोई वस्तु ऊपर है, नहीं, ऊपर का ही नहीं है, ऊपर भी है, किस तरह से है वो अलग अलग।
उसको टच कर रही है नहीं कर रही है, अंडर में है तो अंडर में वो जिसके नीचे है उसको टच कर रही है या नीचे है, कई नियम लागू होते हैं जैसे एबोव बिलो। तो प्रीपोजिशन में भी आपको डीपली स्टडी करनी होती है, अलग अलग जो उसके कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार करोगे तब जाके आपके क्लियर होते हैं। इनके अलावा भी काफी सारे अभी ग्रामर के टॉपिक है जो आप क्लियर करते हो तब जाके आपको एक कंपटीशन की तैयारी होती है। और कंपटीशन की तैयारी इंग्लिश की करने के लिए आपको लगातार जुड़ा रहना होता है, लगातार प्रतिदिन उसकी स्टडी करनी होती है, एक लंबे समय तक आप उसका अध्ययन करते हो तब उसमें पारंगत होते हो। ऐसा नहीं है कि एक दिन, एक महीना, 10 दिन, 10 महीने, नहीं, और कंटिन्यू आपको उनको वापस रिवाइज करने होते हैं। और एक बार आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, अपनी वोकेबलरी लेवल को बढ़ा लिया, तो उसके बाद में ये भूलने वाली चीज नहीं है। ये एक मैथ्स है, जैसे फॉर्मूला है तो इसी तरह इसके भी फॉर्मूले होते हैं कि भाई सब्जेक्ट ये है तो इसके साथ ये वर्ब आएगी, तो ये फॉर्मूले पर आधारित है, सिखाने वाला चाहिए, ये रटी नहीं जाती है, ये मैथ्स की तरह ही है। इसको आप प्रॉपर वे में कौन सी चीज कहाँ आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, वो चीज समझ ली तो आपको उसको बार बार रटने की पड़ने की। एक बार शुरुआत में आपको इसको हर टॉपिक को 10 बार पढ़ना, अच्छे से समझना, प्रैक्टिस पेपर पढ़ने वो होता है। बाकी एक बार पढ़ने के बाद और अच्छी तरह से ग्रामर के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो उसके बाद आप कभी भी पढ़ा सकते हो, याद कर सकते हो, या आप कैसा भी पेपर आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एज ए मैथ की तरह। तो आपका धन्यवाद, क्लासेज में आपका समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।